हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डमी वेरिएबल। नॉर्मल रिग्रेशन हमने पहले कर लिया है, तो इसमें डमी वेरिएबल के बारे में सीखेंगे। तो डमी वेरिएबल क्या होता है? तो डमी वेरिएबल अ सच वेरिएबल दैट अज्यूम अ वैल्यू ऑफ 0 और 1। ठीक है, तो डमी वेरिएबल क्या कहते हैं? डमी वेरिएबल्स refers to the variables that take the value 0 or 1. It is either presence or absence। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो डमी वेरिएबल होता है जिसकी दो ही वैल्यूज़ होती है, या 0 वैल्यू होगी या उसकी 1 वैल्यू होगी। मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जनरली क्या होता है कि फ़ीमेल को जो स्टडीज़ की गई है उसमें क्या है, फ़ीमेल को मेल के कंपैरिजन में कम सैलरी मिलती है। ठीक है, जैसे फीमेल का सैलरी जो होता है, फीमेल सैलरी जो होता है वो मेल की सैलरी से कम होता है। ठीक है, उसी तरह जो नॉन वाइट होते हैं उनकी सैलरी जो होती है वो नॉन वाइट जो होते हैं, ठीक है, उनकी सैलरी जो होती है कि जो वाइट वाले लोग होते हैं उनसे कम होती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि नेचुरली होगा कि हम जैसे रिलेशनशिप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये वाई को मैं सैलरी ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं एक अल्फ़ा ले रहा हूँ, ठीक है, ये बीटा एक्स ले रहा हूँ, ठीक है, एक्स को मैं यहाँ पे एजुकेशन ले रहा हूँ। आपकी जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी तो आपकी जो सैलरी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, और जो इंक्रीज़ होगा वो बीटा से हम उसको एक्सप्लेन या इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर फीमेल होती है तो उसकी सैलरी कम होगी। ठीक है, चाहे उसका एजुकेशन लेवल कुछ भी हो, पर मेल की कंपैरिजन में उसकी सैलरी कम होगी। ठीक है, तो इस तरह के वेरिएबल को जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बीटा 1 था, ये बीटा 2 कर देता हूँ, और मैं इसको डमी वेरिएबल को डी से बता देता हूँ। ठीक है, अगर फीमेल होगी तो हम डी की जगह 1 लिख दे देंगे, अगर फीमेल नहीं होगी तो हम डी की जगह 0 लिख देंगे, तो ये अपने आप ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के वेरिएबल को क्या बोलते हैं? हम डमी वेरिएबल बोलते हैं, या फिर क्वालिटेटिव। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, और ये क्या था? ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल था, ये ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ तक पहले क्या पढ़ा हुआ था कि हमने ये पढ़ा हुआ था कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इन्फ्लुएंस होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल से, क्वांटिटेटिव वेरिएबल से इन्फ्लुएंस होता है। ये इसको रेशो स्केल भी बोलते हैं। ठीक है, पर हमने पहले ऐसा नहीं स्टडी किया था कि क्वालिटेटिव वेरिएबल भी हमारे जो है डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल is affected by the both quantitative as well as qualitative variables। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो दोनों तरह के वेरिएबल से अफेक्ट हो रहा है, क्वांटिटेटिव पे भी हो रहा है और क्वालिटेटिव पे भी हो रहा है। ठीक है, तो डमी वेरिएबल कौन सी वैल्यू ले सकता है? ये 0 वैल्यू लेगा या 1 वैल्यू लेगा। 1 का मतलब है कि उसकी प्रेजेंस है, और 0 का मतलब है 0 मीन्स एब्सेंस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि एवरेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं 3 रीजन ले रहा हूँ, 3 एरियाज़ को मैं ले रहा हूँ, सेक्टर्स को ले रहा हूँ। जैसे इंडिया का मैं एक साउथ वाला पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है, साउथ ले रहा हूँ, और एक ईस्ट वाला रीजन ले रहा हूँ, ठीक है, और ये वेस्ट पार्ट ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं 3 अलग अलग कंट्री के पार्ट है, इनमें मैं एवरेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखूँगा। क्या चेक करूँगा मैं यहाँ पे? एवरेज
एवरेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, तो इसको एवरेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं वाई आई कर देता हूँ एवरेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे बीटा 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये बीटा 2, ठीक है, बीटा 2i प्लस बीटा 3i, ठीक है, और यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं D2i लिख देता हूँ। ठीक है, इसको भी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये D3i होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे D1 क्या है, D1 किसके लिए है, सॉरी D1 नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, ये D2 है। D2 किसके लिए है, ईस्ट रीजन। अगर ईस्ट रीजन है तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे, अदरवाइज़ अगर वो ईस्ट रीजन में नहीं आता स्टेट एरिया तो अदरवाइज़ 0। ठीक है, अगर D3 कब लिखेंगे, D3 को किसके लिए हम वेस्ट के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, अगर ये आता है तो 1 लिखेंगे और अदरवाइज़ हम 0 लिख देंगे। ठीक है, जो कोई भी स्टेट अगर इस रीजन में आ रहा है तो हम 1 लिख देंगे, अदरवाइज़ 0 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया हमने किस तरह से डमी वेरिएबल को यहाँ पे इस रिग्रेशन फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ पे, अब आपको देखना है कि किस तरह से हम जो है इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। अब एक बार आपको इंटरप्रिटेशन आ गई, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम 3 रीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की कर रहे हैं। ठीक है, ईस्ट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, D2 से कर रहे हैं, वेस्ट को D3 से कर रहे हैं। अब देखो साउथ कहाँ गया। ठीक है, तो साउथ क्या है, बीटा 1 साउथ को बताता है, जिसको हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, जो इंटरसेप्ट में इंक्लूड हो जाता है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। जिस चीज़ को हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, D2 लिख दिया, D3 लिख दिया, D2 ईस्ट के लिए है, D3 वेस्ट के लिए है, तो साउथ किसके लिए है, जो पहला वाला, वो बीटा 1 से हम करते हैं। इसको बेंचमार्क या ओमिटेड वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम साउथ का देख रहे हैं, ठीक है, हम साउथ का देख रहे हैं तो D1 भी वहाँ 0 होगा, D3 भी 0, D2 भी 0 होगा, D3 भी 0 होगा, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो साउथ का क्या आ जाएगा, एवरेज वैल्यू। ठीक है, जैसे मैं एवरेज एक्सपेंडिचर किसका देख रहा हूँ, मैं एवरेज एक्सपेंडिचर देख रहा हूँ किसका, मैं साउथ का देख रहा हूँ, तो किसके इक्वल होगा, ये बीटा 1 के इक्वल होगा। और इस केस में क्या होगा कि हमारे पास D2 0 होगा और D3 भी 0 होगा। ठीक है, अगर हमें एवरेज एक्सपेंडिचर देखना है, किसका देखना है, हमें एवरेज एक्सपेंडिचर देखना है मैंने D2 का, जो कि ईस्ट रीजन का है, तो इसका एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बीटा 1 प्लस बीटा 2 आ जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या है, D3 का वैल्यू 0 हो जाएगा। देखो आप जो भी D2 और D3 का कैलकुलेट करेंगे तो बीटा 1 के साथ जोड़ के ही करेंगे, जो भी प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो इसको बेंच मार्किंग कहते हैं। ठीक है, तो बीटा 1 हमारे पास साउथ का आ गया और हमें ईस्ट का निकालना है। ईस्ट का निकालना है तो हमें इसके साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको जोड़ देना है, या फिर माइनस का होगा तो माइनस कर देना है। ठीक है, और इसी तरह हमें क्या करना है, अगर वेस्ट का निकालना है, एवरेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है, तो हमें बीटा 1 प्लस बीटा 3 को कर देना है। और इस केस में हमारे पास D2 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, आप समझ गए कि बीटा 1 तो इंक्लूड होना ही है, इसको बेंचमार्क कहते हैं हम। ठीक है, इसको रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, एवरेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा साउथ में क्या आ गया, ये हमारा साउथ का आ गया एवरेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इसके बाद हमारा क्या आ गया, ये ईस्ट का एवरेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है, वो बीटा 1 प्लस बीटा 2 आ गया। एंड इसके बाद हमारा वेस्ट का एवरेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। ये इसका मैं एक आपको एग्जांपल भी देता हूँ, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ये रिग्रेशन रन किया गया, गुजराती में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं जैसे मैं एक रिग्रेशन रन करता हूँ। ठीक है, इन तीनों रीजन का कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ पे इक्वल टू लिख रहा हूँ, ये मैंने रिग्रेशन रन किया तो ये मेरे पास आ गया, मैंने ये कर दिया। ठीक है, और माइनस
241 D2 आई आ गया, ठीक है, और -3 0 और ये D3 आ गया, ठीक है। तो ये मैंने रिग्रेशन रन किया तो ये हमारे पास कुछ कोफिशिएंट आ गए। तो देखो मैंने सबसे पहले क्या बताया कि D2 किसके लिए है, D2 हमारा किसके लिए है, ये हमारा है ईस्ट रीजन के लिए है, ईस्ट के लिए है, और D3 हमारा वेस्ट रीजन के लिए, ठीक है। तो हमें जब साउथ का कैलकुलेशन करना है तो हम क्या करेंगे, D2 D3 तो है नहीं, तो इनमें जीरो पुट कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो है एवरेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो आ रहा है वो साउथ का कितना आ रहा है, यहाँ पे साउथ का आ रहा है हमारा 1097, ठीक है। इसी तरह हम ईस्ट का करेंगे जो D2 है, ठीक है। हम ईस्ट का एवरेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है तो β1 क्या है ये, और -241 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो भी कैलकुलेट करके आएगा ये किसका आ जाएगा, हमारा ईस्ट का एवरेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगा। और इसी तरह हमें वेस्ट का एवरेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है तो फिर ये 90 और आगे माइनस में ये D3 में 1 पुट करेंगे तो 30 आ जाएगा, और D2 क्या है 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एवरेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये आ गया, ठीक है। देखा हमने किस तरह से तीनों तरह का क्या किया, हमने एवरेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ इसमें जो है इसके कुछ फीचर्स है वो मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं, ओके। अब ये देखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट जो पहली बात आपको देखनी है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपको क्या करना है, अगर आपके पास डमी वेरिएबल हैं, अगर आपके पास क्वालिटेटिव वेरिएबल आपको m इंट्रोड्यूस करने, m कुछ भी होता है 5 6 7, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डमी वेरिएबल कितने इंट्रोड्यूस करने हैं, इंट्रोड्यूस m-1 डमी वेरिएबल, ठीक है। इतने वेरिएबल आपको ऐड करने, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास क्वालिटेटिव वेरिएबल 6 हैं तो आपको डमी वेरिएबल 5 कैलकुलेट करना है, और जो इंटरसेप्ट आएगा जो बचा हुआ उसका एवरेज वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अल्फ़ा, ये β1 D1, ये β2 ये D2, और ये ये β3 और D3 आ गए, ठीक है। तो कितने वेरिएबल आ गए ये, ठीक है। ये यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल ऐड कर दिए हैं यहाँ पे, और अज्यूम कर रहे हैं हमने कितने वेरिएबल ऐड करने थे, 4 करने थे, पर चौथा वाला क्या आ गया, जो ये इंटरसेप्ट आ गया ये उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, हम इसको बेंचमार्किंग भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास की क्वालिटेटिव वेरिएबल कितने थे, क्वालिटेटिव 4 थे, ठीक है। पर हमने कितने इंट्रोड्यूस किए डमी वेरिएबल, डमी वेरिएबल हमने 4 - 1 हमने 3 कर दिए, ठीक है। जो रिमेनिंग है वो हमारा इंटरसेप्ट टर्म पे आ गया, ठीक है। उसको बेंचमार्क भी कहते हैं, उसके साथ ही हम सारी दूसरी कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप यहाँ पे जैसे 4 क्वालिटेटिव वेरिएबल है और 4 ही डमी वेरिएबल आप ऐड कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक β4 करके D4 करके एक और वेरिएबल ऐड करते हैं, तो इस केस में क्या होगा, परफेक्ट कोलिनियरिटी अमंग द वेरिएबल का प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, परफेक्ट कोलिनियरिटी अमंग दी वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल में क्या होगा, परफेक्ट कोलिनियरिटी आ जाएगी, तो और उसके साथ हम डमी वेरिएबल ट्रैप में फंस जाएंगे, ठीक है। अब जिस पे भी हम डमी वेरिएबल असाइन नहीं किया होता है उसको क्या बोलते हैं, हम बेंचमार्क, कंट्रोल या बेस या रेफरेंस वाला वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया दूसरा, ठीक है, कैटेगरी फिर नो
डमी वेरिएबल assign is known as the बेस, क्या कहते हैं इसे, बेस कहेंगे या बेंचमार्क वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके साथ ए के अल्फ़ा के साथ ही फिर हम दूसरे सब की कंपैरिजन करेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे होंगे ये। ठीक है, अब और यहाँ पे आपको देखना है कि अब बीटा 1 मैंने बता दिया, अल्फ़ा जो भी है अल्फ़ा मैंने बता दिया क्या रिप्रेजेंट करता है, मीन वैल्यू ऑफ बेंचमार्क कैटेगरी बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो इंटरसेप्ट आ रहे हैं हमारे साथ बीटा 2 बीटा 3, ठीक है, और ये जो आ रहे हैं डिफरेंशियल, ये बीटा 1 बीटा 2 एंड ये बीटा 3, इनको क्या कह रहे हैं, इनको हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इंटरसेप्ट, ठीक है, ये डिफरेंशियल इंटरसेप्ट आ गए। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है हमें, अगर हम यहाँ पे जो इंटरसेप्ट वाला टर्म्स आ रहा है अल्फ़ा जो आ रहा है यहाँ पे, अगर हम देखो अगर 5 डमी वेरिएबल है तो हम 5 क्वालिटेटिव वेरिएबल है, अगर हमारे पास अगर 5 क्वालिटेटिव वेरिएबल है, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, तो इस केस में हम 5 डमी वेरिएबल भी ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड 5 डमी वेरिएबल एज वेल। ठीक है, पर इस केस में हमें क्या करना है कि इस केस में एक्सक्लूड द इंटरसेप्ट टर्म, और देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ इंटरसेप्ट टर्म को हमें सप्रेस करना है। ठीक है, इंटरसेप्ट टर्म को सप्रेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, तो इस केस में हमारा जो है ये रिग्रेशन बिल्कुल सही मिलेगा। अगर हम इंटरसेप्ट इंक्लूड करते हैं तो हम एक कम जो है डमी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक टेकअप करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।